नमस्कार और आज के इस विशेष कानूनी विश्लेषण में आपका स्वागत है। वकीलों के लिए ये समझिए बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है। 6 नवंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसका असर आप कह सकते हैं सीधे तौर पर गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रियाओं पर पड़ने वाला है। ये एक ऐसा अपडेट है जिसे हर कानूनी पेशेवर को जानना ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले की। इस केस का जो मुख्य सवाल था वो ये कि क्या गिरफ्तारी के आधार या कारण मतलब लिखित में देने का अधिकार हर तरह के आपराधिक मामले में लागू होता है, चाहे वो आईपीसी या नए बीएनएस के तहत या फिर किसी विशेष कानून जैसे पीएमएलए या यूएपीए के तहत। और इससे भी बड़ा सवाल ये था कि अगर ये जरूरत पूरी नहीं की जाती तो उसके कानूनी नतीजे क्या होंगे। ये सीधे सीधे वकालत के प्रैक्टिस से जुड़ा मसला है ना? हाँ बिल्कुल। और ये फैसला सिर्फ प्रक्रिया की बारीकियों तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 22(1) जो गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ बुनियादी सुरक्षा देता है उनसे है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में देना कोई महज खानापूर्ति या औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा कवच है और इसका पालन न होने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि इस फैसले से स्पष्ट होता है। तो फिर देर किस बात की? आइए इस अहम फैसले की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या है और खासकर वकालत करने वालों के लिए इसके क्या मायने निकलते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस फैसले का सबसे बड़ा निर्देश क्या है, मुख्य घोषणा क्या है? देखिए, कोर्ट का कहना है कि अब से गिरफ्तारी के कारण या आधार लिखित रूप में देना भारतीय दंड संहिता या उसकी जगह लेने वाली नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सहित सभी तरह के अपराधों के लिए अनिवार्य है। पहले शायद ऐसा लगता था कि ये नियम ज्यादातर पीएमएलए या यूएपीए जैसे विशेष कड़े कानूनों में ही सख्ती से लागू होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। ये नियम बिना किसी भेदभाव के हर मामले पर लागू होगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। अक्सर विशेष कानूनों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर ज्यादा जोर रहता था, पर अब कोर्ट ने इसे आप कह सकते हैं सार्वभौमिक बना दिया है। और इसके पीछे का जो तर्क है वो सीधे संविधान के अनुच्छेद 22(1) से जुड़ा है। यह अनुच्छेद कहता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। और कोर्ट ने इस अवगत कराने को सिर्फ मौखिक जानकारी तक ही सीमित नहीं रखा है ना? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अवगत कराना प्रभावी और सार्थक होना चाहिए। लिखित रूप में आधार देना इसी सार्थकता को सुनिश्चित करता है। अब सोचिए, अगर किसी को सिर्फ मौखिक रूप से कुछ कारण बता दिए जाएं तो बाद में उसे साबित करना या उस पर कानूनी रूप से बहस करना कितना मुश्किल हो सकता है। लिखित आधार होने से व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसे किन आरोपों या शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इससे उसे न केवल अपनी स्थिति समझने में मदद मिलती है, बल्कि वो प्रभावी ढंग से कानूनी सलाह ले सकता है, अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती दे सकता है और अगर जरूरत हो तो जमानत के लिए सही आधारों पर आवेदन कर सकता है। इसीलिए कोर्ट ने इसे महज एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जुड़ा एक अनिवार्य बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा उपाय कहा है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तरीका भी है। जाहिर हाँ, ये बात तो समझ आती है। लिखित होने से अस्पष्टता की गुंजाइश कम हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन एक अहम सवाल उठता है, ये लिखित आधार देने कब हैं? क्या गिरफ्तारी के फौरन बाद? कोर्ट ने इस पर क्या समय सीमा तय की है? हाँ, इस पर भी कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। देखिए, आदर्श स्थिति तो यही है कि गिरफ्तारी के समय ही या उसके तुरंत बाद लिखित आधार दे दिए जाएं, लेकिन कोर्ट ने व्यावहारिक दिक्कतों को भी ध्यान में रखा है। उन्होंने माना कि कुछ असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कोई अपराध पुलिस अधिकारी की आंखों के सामने ही घटित हो रहा हो। ऐसी स्थिति में मौके पर तुरंत लिखित दस्तावेज तैयार करना शायद असंभव न हो। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के समय मौखिक रूप से कारण बताए जा सकते हैं। अच्छा, तो यानी कुछ छूट दी गई है, लेकिन क्या ये छूट असीमित है? मतलब कब तक मौखिक चलेगा? यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह छूट बहुत सीमित है और इसकी एक बहुत सख्त शर्त है। भले ही शुरू में मौखिक सूचना दी गई हो, लिखित आधार एक उचित समय के भीतर देना ही होगा और कोर्ट ने इस उचित समय की एक बाहरी सीमा तय कर दी है जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये लिखित आधार हर हाल में गिरफ्तार व्यक्ति को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए पेश करने से कम 2 घंटे पहले दिए जाने चाहिए। 2 घंटे पहले? अरे वाह, ये तो काफी सख्त समय सीमा लगती है, खासकर पुलिस के नजरिए से देखें तो। इसका मतलब है कि पुलिस को अपनी कागजी कार्रवाई बहुत तेजी से और सावधानी से करनी होगी। निश्चित रूप से। और ये समय सीमा इसीलिए तय की गई है ताकि गिरफ्तार व्यक्ति और उसके वकील को रिमांड की सुनवाई से पहले उन आधारों को पढ़ने, समझने और उन पर अपना पक्ष तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सके। सोचिए, अगर आधार पेशी के ठीक पहले दिए जाएंगे तो बचाव का अधिकार महज एक दिखावा बनकर रह जाएगा, है ना? सही बात है। और जो कोर्ट ने ये स्पष्टीकरण सीआरपीसी 1973 की धारा 50, जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 47 है, के संदर्भ में दिया है, जो गिरफ्तारी के आधार बताने की बात करती है। ये 2 घंटे का नियम इस प्रक्रिया को और मजबूती देता है। रिमांड का मतलब तो आप जानते ही हैं,
जब पुलिस जांच के लिए व्यक्ति को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखना चाहती है और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेती है। इस सुनवाई से पहले बचाव पक्ष को पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए अगर पुलिस इस 2 घंटे की समय सीमा का पालन नहीं करती है या लिखित आधार देती ही नहीं है तो क्या होगा? इसके परिणाम क्या बताए हैं कोर्ट ने? देखिए, यहाँ कोर्ट का रुख बहुत कड़ा और स्पष्ट है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अगर गिरफ्तारी के लिखित आधार निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी मजिस्ट्रेट के सामने पहली पेशी से कम 2 घंटे पहले नहीं दिए जाते हैं तो ऐसी गिरफ्तारी और उसके बाद मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिमांड दोनों को अवैध माना जाएगा, गैर कानूनी। अवैध मतलब पूरी तरह से गैर कानूनी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या व्यक्ति को तुरंत रिहा करना पड़ेगा? सीधा मतलब यही है। अगर गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया ही अवैध हो गई तो व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार ही नहीं बचता। ऐसे में गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार होगा। ये एक बहुत बड़ा नतीजा है। ये पुलिस और अभियोजन पक्ष पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है कि वे प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करें। इसे महज एक तकनीकी चूक नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे अनुच्छेद 21 और 22(1) के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके परिणाम गंभीर होंगे। ये राज्य की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक नियंत्रण है। ये वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जरा इस केस की पृष्ठभूमि पर भी बात कर लेते हैं जिससे ये फैसला निकला है। ये मिहिर राजेश शाह का मामला क्या था? हाँ, तो मिहिर राजेश शाह मुंबई में एक चर्चित हिट एंड रन मामले में आरोपी थे। उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका मुख्य तर्क यही था कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए गए या समय पर नहीं दिए गए, जो कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का क्या रुख था इस पर? उन्होंने क्या कहा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी जांच में पाया और माना भी कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ चूक हुई थी। अच्छा, यानी ये बात सामने आई कि शायद लिखित आधार देने में नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए, ये एक हिट एंड रन केस था और साथ ही याचिकाकर्ता पर लगे कुछ आरोपों, जैसे कि वो कथित तौर पर हिरासत से बचने की कोशिश कर रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने प्रक्रियात्मक कमी को अपराध की गंभीरता के सामने कम महत्व दिया, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक चूक को माना लेकिन फिर भी गिरफ्तारी रद्द नहीं की, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आई होगी। बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नजरिए से बिल्कुल अलग रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य कितने भी गंभीर क्यों ना हो, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने अपना ध्यान प्रक्रियात्मक चूक के कानूनी प्रभाव पर केंद्रित किया। उनका तर्क था कि अगर संविधान और कानून CRPC, BNSS द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, यानी लिखित आधार समय पर नहीं दिए गए हैं, तो फिर यह देखा ही नहीं जाएगा कि अपराध कितना गंभीर है या आरोपी का पिछला आचरण कैसा था। प्रक्रिया का उल्लंघन अपने आप में गिरफ्तारी को अवैध बना देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को प्राथमिकता दी, तथ्यों की गंभीरता के ऊपर। हाँ, इस मामले में उन्होंने मौलिक अधिकारों से जुड़ी प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सर्वोपरि माना। उन्होंने साफ कहा कि चूंकि मिहिर शाह को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं दिए गए थे, खासकर वो रिमांड के पहले की समय सीमा का उल्लंघन हुआ था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध थी। और क्योंकि मिहिर शाह उस समय अंतरिम जमानत पर बाहर थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई को स्थायी कर दिया, मतलब उनकी अंतरिम जमानत को कंफर्म कर दिया। ये फैसला इस सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये वाकई कानून के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन क्या इस फैसले का असर सिर्फ मिहिर शाह के केस तक ही सीमित रहेगा या इसके दूरगामी परिणाम होंगे? नहीं, ये फैसला सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक सामान्य सिद्धांत के तौर पर स्थापित किया है। इसका असर पूरे देश में होने वाली गिरफ्तारियों और रिमांड की प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। ये पुलिस अधिकारियों, अभियोजन पक्ष और निचली अदालतों के मजिस्ट्रेट्स के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अनुच्छेद 22(1) के तहत दिए गए अधिकारों का सम्मान कैसे और कब किया जाना है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम के लिए एक मानक तय करता है। और कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मतलब ये लागू कैसे होगा? कोर्ट ने इस फैसले के महत्व को समझते हुए ये भी निर्देश दिया है कि इस फैसले की प्रतियां तुरंत सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों को भेजी जाएं। इसका उद्देश्य ये है कि इस फैसले की जानकारी जमीनी स्तर तक पहुंचे और इसका तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जा सके। अच्छा, ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में अपने पिछले कुछ अवलोकनों का भी जिक्र किया है, जहां उन्होंने कहा था कि जब अनुच्छेद 22(1) जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कुछ विशेष कानूनों में जमानत पर लगी सख्त वैधानिक पाबंदियों के बावजूद अदालत को जमानत देने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। वकीलों के लिए इस फैसले के मुख्य सबक या कहें कि टेक अवे क्या हैं? उन्हें अपनी प्रैक्टिस में किन बातों का खास ध्यान रखना होगा? हाँ, वकीलों के लिए, खासकर जो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए यह फैसला कई नए रास्ते खोलता है और कुछ बातों को अनिवार्य बना देता है। पहला और सबसे अहम, अब से हर आपराधिक मामले में, चाहे अपराध किसी भी कानून के तहत दर्ज हुआ हो, गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपने मुवक्किल के लिए लिखित आधार मांगना और ये सुनिश्चित करना कि वो मिले हैं, पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। दूसरा, वो रिमांड की सुनवाई से पहले वाली समय सीमा, यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से
कम से कम 2 घंटे पहले लिखित आधार मिलने की शर्त अब एक अचूक हथियार बन सकती है। इस समय सीमा पर पैनी नजर रखनी होगी और इसका सख्ती से पालन करवाना होगा। सही। तीसरा, अगर पुलिस या जांच एजेंसी इस प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहती है, यानी लिखित आधार समय पर नहीं देती है, तो अब वकीलों के पास गिरफ्तारी और इसके बाद की रिमांड की वैधता को चुनौती देने का एक बहुत ही स्पष्ट, मजबूत और सीधा कानूनी आधार मौजूद है। ये बचाव पक्ष के लिए अपने मुवक्किल को तुरंत राहत दिलाने का एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकता है। उन्हें अब सिर्फ प्रक्रियात्मक चूक साबित करनी होगी। यानी अब सिर्फ अपराध के मेरिट्स पर ही नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक पालन पर भी बहस ज्यादा मजबूती से की जा सकेगी। तो संक्षेप में कहें तो इस फैसले का कुल मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? कुल मिलाके मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को और ज्यादा मजबूती दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना एक अनिवार्य संवैधानिक जरूरत है, कोई विकल्प या महज औपचारिकता नहीं। ये कदम निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा और पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ाएगा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये तो हुई कानूनी व्याख्या, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका जमीनी स्तर पर वाकई असर पड़ेगा? पुलिस की कार्यप्रणाली और मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड देने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, या कम से कम पढ़ना तो चाहिए। पुलिस को अब गिरफ्तारी के बाद की कागजी कार्रवाई को लेकर ज्यादा सतर्क और समयबद्ध होना पड़ेगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले पर्याप्त आधार लिखित में मौजूद हों और वे समय पर दिए जाएं। वहीं मैजिस्ट्रेट्स पर भी ये जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वे रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते समय ये जरूर जांचें कि क्या अनुच्छेद 22(1) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई इस प्रक्रिया, खासकर वो 2 घंटे वाली समय सीमा, का पालन हुआ है या नहीं। अगर पालन नहीं हुआ है तो उन्हें रिमांड देने से इनकार करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया को ज्यादा जांच परख वाला बना देगा और मनमानी गिरफ्तारियों पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में मदद करेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, क्या इससे जांच प्रक्रिया धीमी नहीं हो जाएगी, खासकर गंभीर मामलों में जहां पुलिस पर जल्दी सबूत जुटाने का दबाव होता है? हाँ, ये एक वैध चिंता है और अक्सर ये बहस होती है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा और जांच की प्रभावशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये फैसला स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हाँ, ये संभव है कि कुछ मामलों में पुलिस को लगे कि इन औपचारिकताओं से जांच में देरी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की कीमत पर जांच की सुविधा नहीं दी जा सकती। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना गैर समझौतावादी है। असली चुनौती अब ये देखने में होगी कि जमीनी स्तर पर, थानों में, जांच एजेंसियों के कार्यालयों में और निचली अदालतों में इस फैसले की भावना को कितनी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। सही बात है। क्या सिस्टम वाकई बदलेगा या फिर इसे दरकिनार करने के नए तरीके खोजे जाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। इस बेहद महत्वपूर्ण फैसले पर आपकी क्या राय है? आप एक वकील हैं या कानून के छात्र हैं या सिर्फ एक जागरूक नागरिक? आपको क्या लगता है, इस फैसले का क्या असर होगा? क्या ये सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या इससे वाकई प्रक्रियाएं सुधरेंगी या फिर ये सिर्फ कानूनी दांवपेच बढ़ाने का एक और जरिया बनेगा? अपनी प्रतिक्रियाएं नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हम कानूनी बिरादरी और आप सभी की राय जानने को उत्सुक हैं। और हाँ, इस तरह की ताज़ा तरीन कानूनी खबरों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों और उनके गहन विश्लेषण के लिए DLC लीगल न्यूज़ को सुनना जारी रखें। हम कोशिश करते हैं कि कानून की जटिल दुनिया की सबसे अहम जानकारी आप तक सरल और सटीक तरीके से पहुंचाएं। आज की इस चर्चा से एक विचार जो दिमाग में कौंध रहा है वो ये है, ये फैसला कानून लागू करने वाली एजेंसियों की शक्तियों और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच के उस महीन संतुलन को किस तरह प्रभावित करेगा, खासकर उन स्थितियों में जहां जांच एजेंसियों को लगता है कि किसी मामले में तत्काल कार्रवाई जरूरी है और प्रक्रियात्मक देरी जांच को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या यह संतुलन अब नागरिक स्वतंत्रता की ओर कुछ ज्यादा झुक गया है और क्या यह सही दिशा है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट पर हमारे साथ इतनी गहराई से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हम जल्द ही एक और जरूरी कानूनी विषय के विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे।